गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आज हम साइंस पढ़ेंगे ना? यही चैप्टर करना था। यस सर। यस सर, ये वाला ही। रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों में श्वसन, कैसे जीव श्वास लेते हैं, कैसे। चलो, तो ये चैप्टर 6 है। ठीक है, तुम्हारे बुक में कौन सा चैप्टर है ये? 6 ही? 10th। 10। चलो, चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, थोड़ा देर पढ़ लेते हैं ना। क्या है, क्या कह रहा है कि वन डे बूझो वॉज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। कह रहा है कि एक जो बूझो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है किसके? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, जो कि शहर से वापस आ रहे हैं साल के बाद। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वांटेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। वो वास्तव में बहुत ही जल्दबाजी में था और उनको कहाँ से? बस स्टॉप से रिसीव करने के लिए। ठीक है। ही रन फास्ट एंड रिच्ड द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वह दौड़कर जाता है और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। ठीक है। ही वॉज ब्रीदिंग रेपिडली, वो बहुत तेज तेज सांस ले रहा होता है ना, दौड़ के गया है इसके कारण से। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीदिंग सो फास्ट। उसकी दादी पूछती है कि तुम इतना तेज सांस क्यों ले रहे हो, इतना हाफ क्यों रहे हो। बुझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। बुझो क्या कहता है कि मैं पूरा रास्ता दौड़ कर आया हूँ, इसके कारण से ऐसा हो रहा है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाता है। ठीक है, उसने जाकर के वो उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि आखिर वो इतना तेज सांस क्यों ले रहा है। ही वॉन्डर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। वो ये सोचकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि दौड़ने से किसी भी आदमी का श्वास तेज कैसे हो जाता है, वो जल्दी जल्दी श्वास क्यों लेने लग जाता है। द आंसर टू वो जो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। ठीक है, और उसके ये क्वेश्चन से जो है उसके दिमाग में ये आता है कि हम क्यों श्वास लेते हैं, इसके तरफ उसका ध्यान जाता है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? रिस्पिरेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। श्वास लेना और छोड़ना क्या है? श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पिरेशन। तो अब हम लोग रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो क्वेश्चन उठा कि आखिर हम श्वास क्यों लेते हैं। मेरे को। Why do we respire? हम श्वास क्यों लेते हैं? ठीक है। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। ठीक है, हमने एक चैप्टर में पढ़ रखा है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम ही होगा सेल मेरे ख्याल से, है ना। उसमें हमने ये पढ़ रखा है कि हमारे शरीर में एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है, छोटा हिस्सा होता है। और वो मतलब कि प्रत्येक जीव, जितने भी जीव दुनिया में बने हुए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इस चीज से बना हुआ है। किस चीज से? सेल्स से बना हुआ है। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो क्या है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। कैसा? स्ट्रक्चरल, बनावटी तौर पे, और फंक्शनल, कार्य के तौर पर भी जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट है। इससे छोटा यूनिट नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हम शरीर को तोड़ना स्टार्ट करें तो तोड़ते 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 एक हम सेल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जहां पर कि शरीर की सारी क्रियाएं जितने भी हैं, ठीक है, चाहे हम वो भोजन कर रहे हैं, वो चाहे हम क्या कहते हैं रिस्पिरेशन कर रहे हैं, वो चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सारा का सारा चीज उसके अंदर हो रहा होता है। ठीक है। इस सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन। कह रहा है कि जो प्रत्येक सेल है ना, उसके अंदर कुछ कार्य तो होते ही होते हैं। और वो क्या? सबसे पहला न्यूट्रिशन उसके अंदर। ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्ट, तीसरा एक्सर्शन, और चौथा है रिप्रोडक्शन। ये कार्य उसके अंदर होते ही होते हैं। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस, ये सारे कार्य करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी। और इन सारे काम को करने के लिए सेल्स को क्या होता है? एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी है ना, जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक वो काम कैसे करेगा,
है ना। अगर हम बाइक भी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल चाहिए होता है। पेट्रोल क्यों चाहिए होता है? क्योंकि पेट्रोल से उस गाड़ी को एनर्जी मिलती है, हम कहते भी हैं उसको एनर्जी, है ना। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम खाना खा रहे होते हैं, स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं, और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी, जब हम खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो ये सारे एनर्जी आखिर हमें मिलते कहाँ से हैं, ये आते कहाँ से हैं? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? तो तुम इससे अंदाज, मतलब कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो क्यों बार बार कहते रहते हैं कि तुम्हें टाइम पर खाते रहना चाहिए? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। क्यों? क्योंकि फूड के अंदर जो है एनर्जी स्टोर होता है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। और वो जो एनर्जी है वो कब रिलीज होता है? रिस्पिरेशन के दौरान वो रिलीज होता है, बाहर निकलता है। Therefore, therefore all living organisms aspire to get energy from food. तो इसीलिए प्रत्येक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स जो भी हैं, कुछ भी, कुत्ता, मैना, चूहा, बिल्ली, आदमी, घोड़ा, बकरी, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कुछ भी, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है, ठीक है, जो भी जिंदा है, ठीक है, वो सारे के सारे श्वास लेते हैं, रिस्पायर करते हैं। किस लिए? एनर्जी के लिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है उसको? फूड से। Sir, ड्यूरिंग, what about plants? क्या चीज? Plants. प्लांट्स भी इंस्पायर करते हैं, प्लांट भी सांस लेते हैं, प्लांट भी तो भोजन करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, प्लांट अपने भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन उस जो खुद बनाते हैं उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन उसके Yes, लिए वो क्या sir. करता है, फोटोसिंथेसिस जब करता है, जब अपने लिए फूड बना रहा होता है, उस समय तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, और जब खाना बना रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है। लेकिन जब वो Release. रिस्पायर कर रहा होता है, जब वो श्वास ले रहा होता है, जब उसी वाले भोजन को वो पचा रहा होता है जो वो बनाया है खुद, ठीक है, जब उसको खा रहा होता है, जब अपने लिए यूज कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में जब वो अपने लिए उसको एनर्जी चाहिए होता है, तो उस समय वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होता है। ठीक है, जितना अमाउंट में वो ऑक्सीजन छोड़ रहा होता है, उससे बहुत ही लेस अमाउंट में वो क्या कर रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखो, इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भाई रात के समय में पेड़ पौधों के नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे कारण ये है कि दिन के समय में तो क्या होता है कि वहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? कारण क्या है कि दिन में जो है सनलाइट होती है, और सनलाइट में क्या करता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए फूड बना रहे होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन रात के समय में तो सनलाइट होता नहीं है, तो उस समय तो फोटोसिंथेसिस उसके अंदर होता नहीं है, लेकिन जो ब्रीदिंग है, जो इंस्पिरेशन है, तो वो तो चलता ही रहेगा। वो तो 24 रिस्पिरेशन जो है, सॉरी, रिस्पिरेशन जो है वो तो 24/7 चलता रहेगा, वो तो कभी बंद होने वाला नहीं है। तो उस समय में क्या होता है कि उस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है। ठीक है, तो सब प्लांट भी वो करते हैं, कोई भी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी है, जो भी जिंदा है, वो सारे के सारे रिस्पायर करते हैं, और रिस्पायर में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। Okay, sir. देखो यहाँ पे लिखा है, यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। जब हम श्वास लेते हैं तो हम कहाँ पर श्वास लेते हैं? हवा में लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, क्या तुम्हें पता है कि उसमें ऑक्सीजन होता है? ठीक है, वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम श्वास छोड़ते हैं, जो हम ले रहे होते हैं, उसमें ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन is transported to cell parts of the body and ultimately to reach cells। कहता है कि जो हम श्वास ले रहे होते हैं, उसको, उस श्वास को, उस हवा को ट्रांसपोर्टेड किया जाता है कहाँ पर? शरीर के प्रत्येक पार्ट में, और वो लास्ट में कहाँ पहुंचता है? सेल में पहुंचता है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और उस सेल के अंदर में क्या होता है, जो फूड है, उस फूड को ये ऑक्सीजन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन।
अब यहाँ पे देखो ये वाला व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन आएगा तो तुमको यहाँ से यहाँ तक ये लिखना है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? तो यही हो जाएगा कि वह प्रोसेस जिसके तहत फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर में एनर्जी को रिलीज करने के लिए, उसे हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन हिंदी में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है वो सबके अंदर होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर नहीं होगा, मतलब जिसमें भी सेल है, ठीक है, जिसमें भी सेल है। और हम जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल्स से बने हुए हैं। इन द सेल्स द फूड, जो सेल के अंदर क्या होता है, जो फूड होता है, फूड एक्चुअली उसमें किसके रूप में पहुंचता है, ग्लूकोज के रूप में। जैसे हम खाते हैं रोटी, लेकिन वो रोटी क्या होता है, पचने के बाद वो ग्लूकोज बन जाता है, और वो ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर के सेल्स के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पर वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाला जो जो ग्लूकोज है इसको तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन को यूज करके। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखो ये वाला भी, ये इसके लिए भी आता है डेफिनेशन लिखने के लिए या क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये पूरा का पूरा लाइन इसका आंसर हो जाएगा। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा एन एरोबिक रिस्पिरेशन। तो जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है उसको हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, याद रखना। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, कहता है फूड को बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस वाले को एन एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विदाउट ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एन एरोबिक रिस्पिरेशन। इसमें थोड़ा सा अपना लैंग्वेज यूज करके लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का सेंटेंस नहीं है कि हम इसको लिख सकें। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चार्ट बनाकर दिखाया गया, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये फूड हो गया, एक तरह से ये फूड है। इस फूड को क्या कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये क्या कहते इसका फूड का जो है ब्रेक डाउन होगा तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगा, ये तीन चीज प्रोड्यूस होगा। ग्लूकोज को टूटने के बाद जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, उस कंडीशन में ये तीन चीज हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। कह रहा है कि तुमको पता होना चाहिए क्या चीज, कि सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे यीस्ट, याद रखना नाम, यीस्ट जो है ये सरवाइव कर सकता है अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के। जब हवा नहीं भी रहेगा तो भी ईस्ट क्या करेगा, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। दे आर कॉल्ड एन एरोब्स, और ईस्ट को हम क्या कहते हैं, एन एरोब्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कौन सा रिस्पिरेशन होता है, एन एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, इसलिए इसको एन एरोब्स भी कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एन एरोबिक रिस्पिरेशन से, ये जो एनर्जी प्राप्त करता है कैसे, एन एरोबिक रिस्पिरेशन से। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज breaks down into alcohol and carbon dioxide। इस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है किसमें, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर तुमको ये दो, ये पूरा का पूरा ये याद रखना है।
पहला वाला ये वाला टेबल ये है ना, जब ग्लूकोज हवा के इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और जब ग्लूकोज बिना हवा के, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो दोनों ही कंडीशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, और यही एनर्जी क्या होता है, हमारे शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। बाकी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, नाक से निकाल देते हैं, और वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर बन जाता है उसको भी हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, शरीर से पानी कैसे कैसे निकलता है, पसीने के रूप में निकलता है, थूक के रूप में निकलता है, आंसू के रूप में निकलता है। ठीक है, और उसके बाद भी जो बच जाता है वेस्टेज, वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है ना। यहाँ तक अभी कुछ प्रॉब्लम जो अभी हमने पढ़ा? Sir, no problem. नो प्रॉब्लम। तब आगे प्रॉब्लम ढूंढते हैं। अब बात आती है, यहाँ देखो एक ब्लू कलर का बॉक्स है, ब्लू कलर के बॉक्स में जो है यीस्ट के बारे में लिखा हुआ है। यीस्ट क्या होता है, यीस्ट जो है ये यीस्ट जो है ये कैसा है, यीस्ट जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही कोशिका का बना होता है, एक ही सेल का बना होता है, ये सिर्फ सिंगल सेल। दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। दे आर देयरफॉर दैट टू मेक वाइन एंड बियर। कह रहा है कि जिस समय वो रिस्पायर करता है उस समय वो क्या करता है, अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ईस्ट का प्रयोग जो है अल्कोहल बनाने में करते हैं, दारू बनाने में करते हैं, वाइन एंड बियर, है ना। वाइन और बियर बनाने के लिए जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब भी ये रिस्पायर करेगा ये बनाएगा अल्कोहल, और क्या वाइन या फिर बियर में क्या होता है, अल्कोहल होते हैं। ठीक है, जिसको लोग पीते हैं तो उनको नशा आता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ईस्ट अगर आ जाए तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, बोलेंगे कि फॉर मेकिंग वाइन एंड बियर ईस्ट इज यूज्ड। ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में जो दिल करे। अब देखो, अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं ना, मसल्स, ये सारे जो सेल्स होते हैं ये भी, इसके अंदर भी रिस्पिरेशन होता है एन एरोबिकली। कैसा, एन एरोबिकली, यहाँ पर भी बिना ऑक्सीजन के जो है यहाँ पर भी होते हैं, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्पोररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब वहां पर क्या होता है, टेम्पोररी डिफिशियंसी होता है किसका, ऑक्सीजन की, मतलब कमी जब ऑक्सीजन की हो जाती है तो वहां पर उस समय एनएरोबिकली भी होता है। तो जिस समय हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, हम ऑक्सीजन तो जल्दी जल्दी डाल रहे होते हैं शरीर को, लेकिन जितना पूरे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है प्रत्येक सेल को, उतना ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पहुंच नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में देखो एनर्जी तो चाहिए ही होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे मसल सेल्स हैं उसके अंदर कुछ समय के लिए एनएरोबिकली भी रिस्पिरेशन होने लगता है। ड्यूरिंग है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है नीचे, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। जब हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, कौन कौन सा, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तेज दौड़ रहे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, या फिर तेज तेज चल रहे होते हैं बहुत समय के लिए, ठीक है, या फिर हम हैवी लिफ्ट, कोई भारी सामान उठा रहे होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी की होती है, लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई उतना नहीं हो पाता है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। और ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम होने के कारण से तब उस समय क्या होता है, देन एन एरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेसेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो उसी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए उस समय मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, एन एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। याद रखना कि एन एरोबिक रिस्पिरेशन मसल सेल्स के अंदर कब होता है, जब हम कोई हैवी वर्क कर रहे होते हैं,
ठीक है, जब हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन का सप्लाई उतना नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। कहाँ पर? मसल सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो फिर से वही लिखा, ग्लूकोज इन मसल्स, मसल्स में जो ग्लूकोज है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखो ये एल्कोहल नहीं बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, ये लैक्टिक एसिड बना रहा है। एक्चुअली क्या, लैक्टिक एसिड एसिड भी एक तरह का एल्कोहल ही होता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं एल्कोहल भी एसिड ही होता है। तो यहाँ पर जो एसिड बन रहा होता है वो कैसा बन रहा होता है, लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, और साथ में एनर्जी बन रहा होता है। याद रखना, मसल सेल्स के अंदर ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक फिगर दे रखा है, सम मसल्स में रिस्पायर एनाएरोबिकली। तो जो भी मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स जैसे ये यहाँ के सेल्स हो गए, 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 ये सारे मसल सेल्स। अब चलो आगे पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुमको कभी आश्चर्य हुआ है, व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? मसल्स में क्रैम्प्स कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, बहुत तगड़ा एक्सरसाइज करने के बाद। तुमने देखा होगा ना कि जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये सारे दर्द करने लग जाते हैं। जैसे तुम 3-4 दिन तक कुछ भी ना करो, चौथे दिन एकाएक जो है तुमने एक्सरसाइज कर लिया, या फिर तुम रोज नहीं दौड़ते, एक दिन आज दौड़ लो खूब तेज तेज, ठीक है, रस्सा फांद लो, कूद लो, तो तुम देखेगी कि उस दिन तुमको बहुत ज्यादा शरीर में दर्द हो जाता है, तुम्हें थकान महसूस होने लग जाती है। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? सर जब हुआ भी क्रैम्प्स, है। हाँ, तो ये क्या होता है, सर द परसों ही हुआ था। क्या चीज? परसों ही हुआ था ये मेरे साथ। परसों ही हो गया था। होता है ये, जब हम कभी नहीं कर रहे होते ना, एकाएक कुछ कर लेते हैं। अगर हम रोज कर रहे होते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, शरीर को उस चीज का प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन क्या होता है, फिर भी दर्द तो होंगे ही। जब हम एक्स्ट्रा उससे एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो जितना हम रोज करते हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। तो क्यों होता है, देखो आज तुम्हारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनाएरोबिकली। जब मसल सेल्स क्या होता है, एनाएरोबिकली रिस्पायर करता है, तो उस कंडीशन में क्रैम्प होते हैं। एक्चुअली उसके अंदर में लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो लैक्टिक एसिड जो बनेगा, तो एसिड जहां पर भी जाएगा वो तो दर्द पहुंचाएगा, है ना। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, देखो लिखा हुआ है। जब वहां पे पार्शियल ब्रेकडाउन, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रेकडाउन तो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है, उसमें क्या बना रहा है, वो लैक्टिक एसिड बना रहा है। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प। और जो इसका जो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है, ये क्या करता है, कॉज करता है मसल्स क्रैम्प का। यहाँ इसके कारण से ही मसल्स क्रैम्प होते हैं। तो अब पता चल गया कि तुम्हारे शरीर में जो दर्द हुआ था क्यों हुआ था, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तुम्हारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड बना था, कहां पर, मसल सेल्स के अंदर, इसके कारण से तुम्हारे शरीर में परसों दर्द हुआ था। क्या किया था तुमने जिसके कारण से दर्द हुआ भाई? सर हमारा एथलेटिक मीट का सिलेक्शन हो रहा था, हमारे में होता है हम्म ट्रैक इवेंट के लिए, हमें दौड़ना था 400 मीटर, मतलब हमारे स्कूल के 2 राउंड। हम्म तो मतलब मैं सबसे आगे चल रही थी, पर लास्ट लास्ट में जीतने से पहले पता नहीं क्या हुआ, मेरे पैर अचानक से काम करना बंद हो गए और बहुत दर्द हुआ पैरों में, हम्म जोर से एकदम। ओहो। चल भी नहीं पाई मैं 5 मिनट तक। तो भाई तुम रोज दौड़ती नहीं है ना, इसलिए ऐसा हुआ। अगर तुम रोज दौड़ती, ठीक है, 1 किलोमीटर भी, ठीक है, तो आराम से जो है 400 मीटर कर लेती। ठीक है, अगर 100 मीटर भी हम रोज दौड़ेंगे ना, तो दौड़ने की प्रैक्टिस रहेगी, तो फिर वैसा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? सो लास्ट में थक गई तो उनने सिलेक्शन नहीं किया, मतलब सिलेक्शन नहीं किया, तो फिर उन्हें दूसरी चीजों के लिए मैं हो नहीं पाई ना, क्योंकि मेरा पैर दर्द हो रहा था, तो मैं ट्रायल नहीं दे पाई। ओहो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, है ना। अब हम्म। रोज प्रैक्टिस करो, रोज थोड़ा सा थोड़ा दौड़ा करो। ठीक है, तुम्हारे घर के आसपास जो पार्क होगा वहां पर जा करके रोज थोड़े दौड़ा करो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। ठीक है, एक्सरसाइज थोड़े किया करो, छत पे चढ़ के एक्सरसाइज किया करो। ठीक है, नीचे भी तो ग्राउंड होगा ही, ग्राउंड में जा करके कुछ दौड़ा करो, बच्चों के साथ खेला करो थोड़ा बहुत। ओके सर। क्योंकि देखो, अगर हमें अपने माइंड को शार्प रखना है,
ठीक है, तो हमारा शरीर क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज से। और फिजिकल एक्टिविटीज तो करनी ही पड़ेंगे। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, मान के चलो हम दिन भर घर के अंदर रहते हैं, मोबाइल्स में गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, या टीवी पर भी कुछ कुछ देख रहे होते हैं, या फिर किताबें भी पढ़ रहे होते हैं दिन रात, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। जैसे तुम देखो 400 मीटर दौड़ने में तुम्हारे पैर में क्रैम्प्स आ गए, है ना। तो उसी तरह से अब उसके बाद बाकी कुछ नहीं कर पाई। तो ये इसका इसका मतलब क्या कि तुम शरीर से पूरी तरह से तुम्हारा शरीर 100% फिट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। क्योंकि 400 मीटर दौड़ का मतलब कितना होता है, लगभग 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं होगा। 10 मिनट से कम समय में ही लोग 400 मीटर दौड़ लेते हैं, पता नहीं कितने, जितने भी नहीं सर, हाँ, मैंने ऑलमोस्ट 2 मिनट में दौड़ लिया था। तो 2 ही मिनट में। मतलब 2 मिनट क्या, हमारे स्कूल का मतलब हाँ, हमारा जो ग्राउंड था हाँ, उसमें हमें 2 राउंड लगाना था उसका। वो 400 मीटर के सिलेक्शन के लिए था, मतलब उतना टोटल 400 मीटर का था। हाँ। तो वो मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में फास्ट स्पीड के साथ कर लिया था। तो मैं लास्ट में जाके रुक गई। 400 मीटर लोग तो 43 सेकेंड में, जो है 43 सेकेंड का रिकॉर्ड है, 43 सेकेंड, अच्छी वर्ल्ड बात है। चैंपियनशिप। ठीक है, तो चलो तो 1 मिनट मान लेते हैं। तो तुमने 2 मिनट में रन कर लिया, जो तेज दौड़ता है वो तो 1 मिनट में कर लेता है, मतलब वो तो जो चैंपियनशिप में जैसे मिल्खा सिंह या वगैरह वगैरह कोई होगा, ठीक है, उस टाइप के लोग। लेकिन हम तुमने 2 मिनट भी बहुत है, तो तुम सोचो ना कि 2 मिनट दौड़ने में तुम्हारे शरीर की हालत खराब हो गई, या 3 मिनट या 5 मिनट में ही। तो अब 1 घंटा अगर तुम फुटबॉल के ग्राउंड में चले जाओ तो कैसे खेलेगी फुटबॉल, तो 1 घंटा खेल भी नहीं पाएगी। क्योंकि फुटबॉल में 1 घंटे तक तो लोग दौड़ते ही रहते हैं। समय को फुटबॉल खेलनी आती भी नहीं है। अच्छा। कौन सा गेम खेलती है फिर। सर या तो खो खो खेलती हूँ या फिर बैडमिंटन। तो खो खो और बैडमिंटन, बैडमिंटन में भी तो जब तक खेलते हैं तब तक उछलते ही रहना पड़ता है, दौड़ते ही रहना पड़ता यस है। सर। तो फिर उसमें कैसे खेल लेती है। चलो। खेल लेती हूँ बस। हाँ, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। देखो जो क्रैम्प्स आए होते हैं उसको, उससे छुटकारा पाने के लिए या तो हमें उसको, हम गर्म पानी से स्नान करते हैं या फिर हम मसाज करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। कैन यू गेसेस व्हाई इट इज सो। क्या तुम गेस कर सकते हो ऐसा क्यों होता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं या फिर मसाज लेते हैं, तो वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, मतलब तेजी तेजी से ब्लड उस पार्ट में जाने लग जाता है जहां पर हम मसाज कर रहे होते हैं या फिर जिस जगह को हम गर्म पानी से सेक रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मसल सेल्स के अंदर में, ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई तेज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उस कंडीशन में जो लैक्टिक एसिड वहां पर बना हुआ था, ठीक है, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर वहां पे बन जाता है क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। किसके, लैक्टिक एसिड के ब्रेकडाउन होने के कारण से। तो और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नाक से निकल गया, और वाटर निकलने के जो जुगाड़ है उससे वाटर बाहर निकल के आ गया। इसका मतलब वहां के दर्द ठीक हो जाएंगे। मतलब अभी तक जो दर्द हो रहा था वो दर्द किस कारण से हो रहा था, ड्यू टू लैक्टिक एसिड, है ना। चलो ब्रीदिंग एक यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी 6.1, और इसमें लिख रखा है डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। टीचर के सुपरविजन में इस एक्सरसाइज, इस एक्टिविटीज को करना है। क्लोज योर नोस्ट्रिल, नाक को बंद करना है, एंड माउथ टाइटली, मुंह को भी बंद करना है, मुंह और नाक दोनों को बंद कर देना है, इतना टाइट कि इससे एक हवा का, मतलब कि क्या कहते हैं, एक मॉलिक्यूल भी अंदर ना जा सके ना बाहर आ सके, ऐसा। और घड़ी को ले लेना है या घड़ी में देखते रहना है,
व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, तुम जब कुछ देर के बाद तुम्हें कैसा महसूस होने लगता है। देखो बंद करके, और से बंद करके देखो, देखो कितना देर तुम सांस रोक सकती है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ऐसा लगने लगेगा बाप रे बाप, तो अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं, ऐसा महसूस होने लगेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग वेर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीदर। ठीक है, तुम जितने देर के लिए सांस रोक सकते हैं उसको नोट कर लेना है। ठीक है, जो भी मुश्किल से कितना सेकंड कर पाएगी, 20 से 30 सेकंड, 40 सेकंड जाते जाते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, इससे ज्यादा बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर पाएगी। 1 मिनट भी हम सांस को नहीं रोक सकते हैं, 1 मिनट भी सांस रोकना बहुत मुश्किल बात हो जाता है। सर मेरे पास टाइमर है। हाँ, टाइमर लगा के चेक करो, देखो कितना देर सांस रोक पाती है। अभी? हाँ करो अभी। ठीक है, 3, 2, 1 स्टार्ट। कितना सेकंड हो गए? हो गया सर, 47 सेकेंड। 47 सेकंड, बहुत देर सांस रोक लेता तुम, बहुत अच्छा। लेकिन तो अब महसूस होने लगा ना, सो यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग, तो तुमको ये पता चल गया सांस रोकने से कि भैया जो है बिना सांस लिए हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जो हम हवा अंदर की तरफ ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है, और हवा जो हम बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, और ये हम किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा करते हैं। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या होता है, सबसे पहले नाक से स्टार्ट होता है और फेफड़े तक जो है, लंग्स तक, ये पूरा का पूरा पार्ट रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तहत आते हैं, कहलाते हैं ना। द टेकिंग इन of air rich in oxygen into the body is called inhalation। जो हम श्वास अंदर के तरफ लेते हैं इसको inhalation कहते हैं। and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation। और जो हम श्वास बाहर की तरफ छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको exhalation कहते हैं। it is continuous process which goes, ये ऐसा मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जब तक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब तक जिंदा है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। जिस दिन वो मर जाता है उसी दिन ये प्रोसेस बंद होता है। हम लोग इसलिए तो कहते हैं जब तक सांस चले, देखो कोई मर गया तो हम उसके नाक के पास जाकर ऐसे चेक करते हैं कि जिंदा है या मर गया। सांस अगर उसकी चल रही है तो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो ये जीवित है, और सांस नहीं चल रही होती तो कहते हैं कि ये तो अब सरवाइव नहीं कर रहा है, ये जिंदा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिंदा रहने के लिए सांस लेते रहना जरूरी है। देखो हम बिना खाना खाए 2 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं, कुछ लोग 5-7 दिन तक भी जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, बिना पानी पिए हम 1 दिन जिंदा रह सकते हैं, 2 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते करते हो सकता है कि 2 मिनट 3 मिनट तक पहुंच जाए, हम अपने आप को कंट्रोल कर लें, लेकिन हम चाहेंगे कि 2-3 मतलब 1 घंटा 2 घंटा बिना सांस लिए रह ले तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलते रहता है और ये हमारे शरीर के अंदर जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी एनर्जी से हमारे पूरे शरीर के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो मैं देख रहा हूँ, चाहे मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ठीक है, लेटा हूँ, बैठा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, या अंदर शरीर के अंदर में खाना पच रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे काम क्या होता है, इसी एनर्जी से होता है। और वो एनर्जी हमें किससे मिलता है? ब्रीदिंग से। ठीक है, रिस्पिरेशन से। जब हम ऑक्सीजन रिच्ड एयर इनहेल करते हैं
तो वो क्या करता है, प्रत्येक सेल के अंदर जाता है और वहां पर जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सर, हाँ जो हाईएस्ट ब्रीथ होल्डिंग रिकॉर्ड है वो तो 29 मिनट्स। हाँ, तो होगा कोई ऐसा धुरंधर। अब कौन है पता नहीं, नाम देखो कौन। तो 29 मिनट्स सोचना है जो है, 29 मिनट्स कम थोड़ी होते हैं, आधा घंटा हो गया। हाँ, उसका नाम है विटोमिर मारिसिस इन जून 2025। अच्छा, अभी उसने रिकॉर्ड बनाया ही है जून 2025 में। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड कोई दूसरा तोड़ भी सकता है। जैसे अगर मान के चलो आज से मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं, तो 1 साल के बाद मैं भी हो सकता है 29 मिनट्स तक तो रोक सकता हूँ। जैसे मान के चलो अभी मैंने एक बार पहले रोका, ठीक है, तो मैं आप मान के चलो कि मैं 30 सेकेंड तक रोक लेता हूँ। फिर मैं 1 घंटे के बाद फिर से मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। इस बार मैं जो है 35 सेकेंड तक रोक लूंगा। फिर उसका फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो इस तरह से मेरे 1-2 सेकंड बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि हम जो है धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करते करते चलते चलते 30 मिनट्स तक जा सकते हैं। मतलब कि किसी ने अगर 29 मिनट्स रोक रखा है, इसका मतलब 29 मिनट तक कोई भी आज दूसरा भी व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा तो उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है। हो सकता है कि कोई 32 मिनट्स तक भी जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना तक रोकना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतने देर में तो शरीर के अंदर सारे फंक्शंस होने बंद हो जाएंगे भाई। ठीक है, खाना पचना बंद हो जाएगा। ठीक है, आंख के सेल्स काम करने बंद कर देंगे, दिखाई कम देने लग जाएगा, कान के सेल्स काम करने बंद कर देंगे। ठीक है, सुनाई कम पड़ने लग जाएगा, माइंड जो है सोचना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जब वो एनर्जी रहेगा ही नहीं तो वो कहाँ से कुछ करेगा। ठीक है, सर, सारे ग्लैंड्स अनफंक्शनल हो जाएंगे। हाँ मैं बोल रही थी, हाँ। इसमें लिखा है कि डेथ फ्रॉम होल्डिंग योर ब्रेथ कैन अगर अकर विद इन 4 to 6 मिनट्स, तो फिर वो जिंदा कैसे है? वो प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस सर, फिर मेक्स इसमें मैन लिखा है। परफेक्ट। ठीक है, देखो दुनिया में हर चीज के अपवाद होते हैं। हर चीज के क्या होते हैं ना, एक्सेप्शनल तो होते हैं, एक्सेप्शंस हर चीज में होते हैं। तो उसने अपने आप को इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया कि प्रैक्टिस करते करते, जैसे मान के चलो कि जिसने लिखा है ना 4 to 5 मिनट्स में जैसे कि कोई आदमी नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत ज्यादा लिख दिया। हम और तुम तो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में ही बेहोश हो जाएंगे, 2 मिनट में मरमुरा के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, मैंने कहा ना कि आज तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आज जैसे तुमने 47 सेकंड, 45 सेकंड तक जो है तुमने होल्ड कर लिया ब्रीथ को। अब क्या कि तुम इसी चीज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ऐसे करना नहीं, ध्यान दो कि करना नहीं। क्यों नहीं करना, उसके लिए वो उसका कारण भी मैंने अभी बताया था, फिर बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दिया, अभी मैंने अभी किया, तुरंत इंस्टेंट तुरंत तुरंत नहीं करेंगे। जैसे फिर हम 2 घंटे के बाद फिर से हमने एक बार और ट्राई किया, तो इस बार जो अभी तुमने 47 सेकंड किया था, तो हो सकता है उस समय 45 सेकंड में ही हो जाए, या फिर 50 सेकंड तक चले जाएंगे। फिर क्या है ना कि फिर 2 घंटे के बाद प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो श्वास को रोकने की क्षमता, मतलब हमारे शरीर को एक हैबिट हो जाएगी उतना देर विदाउट एनर्जी का फंक्शन करने का, काम करने का। ठीक है, विदाउट एनर्जी भी उतना देर वो सरवाइव रहने के लिए वो अपने आप को तैयार करने लग जाएगा। तो धीरे 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 क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर को आदत लग जाएगा। 4 मिनट तक पहुंचे, फिर क्या है 4 मिनट तक अगर मरने मरने पे आए, फिर हमने सांस ले लिया, फिर अब तो जिंदा हो गया। हाँ, फिर थोड़ी देर, फिर जो है 2 घंटे बाद फिर से हमने प्रैक्टिस किया, फिर 4 मिनट 2 सेकंड तक किया, अब तो मरने ही वाले हैं, फिर रुक गया, फिर से सांस ले लिया। ठीक है, तो ऐसे करते 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 आदमी पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। अब तो आदमी कहाँ पहुंच गया देखो, पहले तो चांद पे पहुंचा था, तो मंगल पे पहुंच गया। कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्न एज द ब्रीदिंग रेट। जो 1 मिनट के अंदर हम कितने बार इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसी को ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। ए ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीद, एक श्वास का मतलब होता है कि एक बार हवा को अंदर लिया, इनहेल किया और फिर उसको छोड़ा। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस कहलाएगा और इसको वन ब्रीद काउंट करेंगे। ये नहीं कि हमने
खींचा श्वास को 1, छोड़ा 2, ऐसा नहीं, खींचा छोड़ा दोनों को मिलाकर 1 माना जाएगा। ठीक है, कह रहा है वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट, क्या तुम अपना ब्रीदिंग रेट फाइंड करना चाहोगे? ठीक है, डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कंस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी, लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करके जो है इस चीज को देखते हैं कि हम कितने बार श्वास लेते और छोड़ते हैं 1 मिनट के अंदर। तो क्या ये हमेशा एक जैसा रहता है या फिर कभी कम ज्यादा होता है हमारे एक्टिविटीज के कारण से? बिल्कुल, ये क्या होता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जब हम नॉर्मल एक जगह पर बैठे या सोए हुए हैं उस समय जो श्वास का रेट होता है, जो ब्रीदिंग रेट होता है वो कम होते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं या फिर कुछ हैवी वर्क कर रहे होते हैं तो उस समय ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत तेज तेज हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि चलो इसी चीज को यहाँ पर एक एक्टिविटीज के तौर पर देखते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है इसको देख ही लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। ठीक है, हम लोग श्वास ले रहे हैं इसके लिए हम लोग जागरूक नहीं, हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्टिविटीज है जो कि ऑटोमेटिक होते रहते हैं, इसके लिए मुझे कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है। ठीक है, however if you try you can count your rate of breathing, लेकिन अगर तुम प्रयास करो तो तुम अपने ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हो। 1 2 3 ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितना हुआ। ठीक है, ब्रीथ इज एंड आउट नॉर्मली, जब हम नॉर्मली करें, एंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 मिनट में तुम कितने बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, इसको फाइंड आउट करो। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, तुम 1 मिनट में कितने बार सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, इस चीज का पता लगाओ। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड, कह रहा है कि जितना बार तुमने इनहेल किया तुम उतने ही बार एक्सहेल करते हो क्या, मतलब जितने बार सांस को लेते हो उतने ही बार सांस छोड़ते हो क्या। हाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, तुम्हारी ब्रीदिंग रेट क्या है। नंबर ऑफ ब्रीथ टाइम्स आफ्टर ब्रिक्स वॉक, ठीक है, एंड आफ्टर रनिंग, मतलब जब तुम तेज तेज चलते हो या फिर तेज तेज दौड़ते हो उसके बाद तुम्हारा क्या होता है। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, दोनों ही टाइम में, जब कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं उस समय का और जब तुम बिल्कुल रेस्ट में उस समय का, दोनों के ब्रीथ रेट को जो है इस वाले टेबल में इस तरह से यहाँ पर लिखो। यहाँ पे ये टेबल दे रखा है, इसमें tabulate your findings and compare your breathing rate under different condition with those of your classmates। दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी तुम इस तरह का प्रैक्टिकल करके जो है उसको इसमें लिख करके देखो किसका कितना हो रहा है। ये तो जस्ट एक एक्टिविटीज है लेकिन हम नॉर्मली इस चीज को समझ सकते हैं। From the above activity, you must have realized that whenever a person need extra energy, तो इस एक्सरसाइज इस वाले प्रैक्टिकल को करने से तुम्हें ये पता चला कि जब तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रीथ्स होते हैं वो फास्टर हो जाते हैं, वो तेज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स। इसके पीछे कारण क्या है कि उस समय हमारे शरीर के सेल्स को जो है ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और ज्यादा एनर्जी तभी बनेगा जब ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा। तो ऑक्सीजन जा रहा होता है और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होता है। इट स्लिप्स अप एंड द ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स एंड मोर एनर्जी इज, इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। उस समय क्या होता है, वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को तेज कर देता है, फूड के ब्रेकडाउन को तेज कर देता है और ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। डज दिस एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। तो तुमको अब ये पता चल गया होगा कि है ना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद हमें भूख क्यों महसूस होने लगती है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो भी खाना था वो पच चुका है और जो भी उससे एनर्जी मतलब ग्लूकोज बना था वो सारे के सारे यूज हो चुके हैं। तो अब हमें नए एनर्जी के लिए नए फूड की जरूरत होती है, इसलिए हमें भूख महसूस होता है। When you feel dropsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? पहले इस वाले चीज को देखने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। On an average
An adult human beings at rest breathe in and out 15 to 18 times in a minute. हम जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो उस कंडीशन में 15 से 18 बार हम एक मिनट में श्वास लेते हैं। एक मिनट में हम कितने बार लेते हैं? 15 से 18 बार। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होकर के 25 बार तक जा सकता है, अप टू 25। मतलब 7 8 10 बार जो है 15 बार 10 बार तक बढ़ सकता है। टाइम्स पर मिनट। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen. कह रहा है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हम सिर्फ जल्दी जल्दी श्वास नहीं लेते हैं, उस समय हम श्वास ज्यादा ज्यादा भी लेते हैं ना, लंबे समय ऐसे हाफने लगते हैं ना, मतलब तेज तेज सांस लेते हैं और ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर लेने की कोशिश करते हैं। चलो एक एक्टिविटी और यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि ये फिगर देखो, फिगर 6.3 यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर वेरियस एक्टिविटीज कर रही है। ये जैसे ये लेडीज कपड़े धो रही है, ये यहाँ पे सो रहा है, ये टहल रहे हैं, ये पढ़ रहा है, ये दौड़ रही है, ये सीढ़ी से चढ़ रहा है ना। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज हो रहे हैं। सो द वेरियस एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग ए नॉर्मल डे, है ना। सिंपल मतलब दैनिक जीवन में हम लोग यही सारे काम कर रहे होते हैं। घर के काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सो रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, ऐसे सारे कुछ ना कुछ करते हैं। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट? तुम बता सकते हो किस वाले एक्टिविटीज में जो है ब्रीदिंग रेट सबसे स्लो होगा, एंड विच इट इज द फास्टेस्ट, और इसमें किसमें सबसे ज्यादा तेज होगा? आप बताओ। ये इतना सर सोते समय सबसे धीरे होगा, सबसे धीरे होगा, ठीक है, और दौड़ते समय सबसे तेज होगा। दौड़ते समय सबसे तेज होगा। बिल्कुल राइट आंसर है ये, ठीक है। असाइन नंबर ऑफ पिक्चर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग। इसमें कह रहा है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, मतलब कि सबसे कम से लेकर के सबसे तेज की तरफ जाना है। तो ठीक है, इसमें सबसे कम हो रहा होगा, फिर इसमें हो रहा होगा, फिर इसके बाद इसमें हो रहा होगा, फिर इसके बाद इसमें हो रहा होगा, फिर इसमें। ये बूढ़ा आदमी है ना, तो ये तो ठीक है, ये नहीं, इसमें हो रहा होगा, फिर इसमें हो रहा होगा, फिर इसमें हो रहा होगा, ये लास्ट जाएगा, ये सेकंड लास्ट, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, इस तरह से अपना एक वो कर लेंगे बस। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसमें बताओ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी तरह का कुछ? नो सर। सोच लो। चलो अब आगे देखते हैं फिर। हाउ डू वी ब्रीथ? हम श्वास कैसे लेते हैं? लेट अस नो लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलो जानते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को, कैसे हम श्वास लेते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। हम नाक के छेदों के द्वारा क्या करते हैं? जनरली हवा को अंदर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेसल्स कैविटी। जब हम हवा को अंदर ले रहे होते हैं तो नेसल्स कैविटी के द्वारा हवा जो है नाक के अंदर जाता है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। यहाँ से देखो, नाक के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है विंड पाइप, और विंड पाइप के द्वारा क्या होता है? ये हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है? हवा जो एयर है वो अंदर पहुंचते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, और लंग्स कहाँ पर होते हैं? हमारे चेस्ट के अंदर, यहाँ पर चेस्ट कैविटी में होते हैं, ठीक है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। कहता है, और ये जो कैविटी है, ये इसके ये रिब्स मतलब कि जो पसलियां है ना, यहाँ जो सीने के पास हड्डियां होती है ना, उसको रिब्स कहते हैं, और रिब्स के द्वारा जो पूरा का पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है।
ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्रागम, क्या लिखा है इसको, सर क्या? A large muscular sheet called diaphragm, ऐसा कुछ है, diaphragm. Diaphragm forms the floor of the chest cavity. डायफ्राम पढ़ा तो डायफ्राम, जी साइलेंट रहेगा, ठीक है। ए लार्ज, हाँ, a large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the ribs cage. एक बहुत ही बड़ा जो है मस्कुलर सीट होता है, मतलब कि ठीक है, जिसको कि डायफ्राम कहते हैं, फॉर द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के फ्लोर पर, ठीक है। ये फिगर दे रखा है 6.4 6.4 6.4, ये है, देखो, ये है डायफ्राम, ये वाला है डायफ्राम, है ना। ये मस्कुलर सीट होता है इस, और इसके ऊपर ये जो है चेस्ट के मतलब कि लंग्स होते हैं इस तरह से, और ये वाला रिब्स है, देख लो, ये रिब्स, और ये इसके अंदर लंग्स, और ये जो है इसके नीचे ये मस्कुलर सीट, ये वाला है डायफ्राम। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स जो होता है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। देखो तुम ऐसे यहाँ सीने पे हाथ रखेगी ना और सांस लेगी तो तुमको सीना फूलता हुआ नजर आएगा, फिर वो नीचे, जब सांस हम छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ भी जाता है। रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स, द डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। और इस एक्टिविटी से क्या होता है कि हमारे चेस्ट कैविटी में क्या होता है कि ज्यादा स्पेस बनता है, और वह हवा क्या होता है लंग्स तक आसानी से पहुंच जाता है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। Ribs move down and inwards while diaphragm moves up to its former position। और ठीक इसका उल्टा, जिस समय श्वास छोड़ रहा होता है वैसा होता है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, और इससे क्या होता है चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है और आसानी से हवा बाहर की तरफ पुश आउट हो जाता है ऑफ द लंग्स। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली। इस चीज को हम आसानी से महसूस कर सकते हैं, हाथ रख करके यहाँ पे सांस लो सांस छोड़ो तो तुम इस चीज को यहाँ पे महसूस कर सकती है। टेक ए डीप ब्रेथ, एक कहता है कि बहुत गहरी सांस लो, है ना। अच्छे, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, पेट के पास अपने इस हाथ को रखो। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के मूवमेंट को फील करो। देखो पेट फूल रहा होता है और सिकुड़ रहा होता है। व्हाट डू यू फाइंड, तुम देखेगी कि वो पेट क्या हो रहा है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो फूलता और सिकुड़ता रहता है। आफ्टर having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, कहता है कि श्वास लेने के दौरान क्या होता है चेस्ट कैविटी का साइज क्या होता है बदलता रहता है। Children got involved in the chest expansion competitions, everyone was boasting that he could expand it the maximum। How about doing the activity in the class with your classmates, तुम अपने क्लासमेट्स के साथ इस एक्टिविटीज को कर सकते हैं कि कौन अपने सीने को कितना फुला सकता है, फुला लिया, सिकुड़ा लिया, ऐसे करके, है ना। तो ये एक गेम भी हम लोग खेलते थे, तुम लोग भी खेलते हो कि पता नहीं। अब यहाँ पे देखो एक चीज ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, जो अगर कोई लोग धूम्रपान करता है, जैसे बीड़ी सिगरेट गांजा ये सारे पीता है, कोई भी धुआं वाला चीज पी रहा होता है,
तो वो उससे क्या होता है, उसके लंग्स को डैमेज होता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, और स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर होने की भी संभावना रहती है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसीलिए आदमी को स्मोक से दूर रहना चाहिए, मतलब धुएं से दूर रहना चाहिए। धुएं करने का मतलब क्या कि जो भी नशीले पदार्थ का धुआं पीते हैं उनको इससे दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये वाला फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को करना है लर्न, ठीक है, और बनाना है कॉपी में, ठीक है, क्योंकि ये आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तो ये फिगर तुमको याद होना चाहिए बिल्कुल नाम के साथ, ये नेसल कैविटी, ये ऑरल कैविटी, ये पैनरी, यहाँ पे ये टेचिया, लंग्स, रिब्स और डायफ्राम, ये जो है स्पेलिंग के साथ बिल्कुल ये वाला फिगर लर्न होना चाहिए। ये फिगर बिल्कुल इस तरह से नहीं भी बनाओ तो मिलता जुलता फिगर तुमको बनाने के लिए आना चाहिए। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन, इस तरह से रहेगा। तो पहले तो ये करना पड़ेगा, फिर इसके बारे में 2-4 लाइन लिखने भी पड़ेंगे। ठीक है, अब ये वाला देख लो क्या लिखा हुआ है, द एयर अराउंड अस वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, कह रहा है कि हवा हमारे जो चारों तरफ है उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पोलेंस, ठीक है, ये सारे चीज हवा में पहले से मौजूद हैं। व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेसल कैविटी, जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो नाक में जो बाल होते हैं ना, छोटे छोटे बाल होते हैं नाक के अंदर, ठीक है, उनमें ये सारे धूल कण, मिट्टी, ये जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट वगैरह, ये सारे के सारे उसके अंदर ही फंस के रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए तुम नाक के अंदर जब ऐसे हाथ उंगली डाल के ऐसे निकालेगी ना तो उसमें गंदा गंदा सा लगा हुआ निकल के आता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब वो गंदी हवा अंदर जा रही होती है ना, तो वो सारे गंदगियों को वो फिल्टर करता है। However, sometimes this particle may get past द हेयर इन द नेसल कैविटी, तो कभी कभी क्या होता है कि ये सारे पार्टिकल जो, और इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो इससे अंदर के तरफ चला जाता है। दिस में इरिटेट द लीनिंग ऑफ द कैविटी, और इसके कारण से क्या होता है, नाक के अंदर में इरिटेशन, मतलब कि खुजली खुजली सा या फिर छींक छींक से आने नहीं लग जाते हैं, ऐसा महसूस होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और इसी कारण से क्या होता है कि हम छींकते हैं ना, छींक आती है ना, इसी कारण से। स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस foreign particle from the inhaled air and a dust free clean air enters our body। ये जो स्नीज होता है, ये जो छींक आती है, ये क्या करता है कि ये इस चीज को डिफाइन करता है कि भी जो गंदा चीज फेफड़े के अंदर ना जाए, वो उसको बाहर निकाल देता है। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, जब तुम छींको, यू शुड कवर योर नोज, उस समय तुमको अपने नाक को ऐसे ढक लेना चाहिए, सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। तो इससे क्या होगा, तुमने जो बाहर निकाला फॉरेन पार्टिकल्स को, गंदे चीजों को, ठीक है, वो दूसरे आदमी के द्वारा इनहेल ना कर लिया जाए, ठीक है। इसीलिए हमेशा हमें जब भी हम छींकें छींक, तो उस समय हम नाक को ऐसे, मतलब हाथ को नाक के ऊपर ऐसे रखें और इसको ऐसे ऐसे कर लें, ठीक है। अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम जो अभी हमने पढ़ा? नो सर। नो सर। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। होमवर्क में तुम्हारा यही वाला फिगर रहा, इस फिगर को लर्न करना है, याद करना है, बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बनवा के देखूंगा सीधा ऑनलाइन, मतलब कि तुम स्क्रीन शेयर करेगी और मुझे बना के दिखाएगी स्क्रीन पर। ओके सर। ओके, ठीक है। तो सर मुझे बात बताओ, हाँ, जब भी हम स्नीज करते हैं, जो हम अपने हाथ है, उस हाथ से हमें अपने नाक को ऐसे, मतलब ऐसे स्क्वीज करना चाहिए? नहीं स्क्वीज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या ना कि हमें तो स्नीज करने के दौरान, ठीक है, जब हम स्नीज कर रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे ढकना तो चाहिए, उसके बाद हाथ को ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देना चाहिए। सर, हम्म। सर दिवाली की छुट्टी कब से कब तक है? दिवाली की छुट्टी मंडे ट्यूसडे 2 दिन छुट्टी रहेगी। अब हम लोग सीधा मिलेंगे किस दिन? कल तो, कल परसों तो ऐसे छुट्टी है, ठीक है। मंडे पढ़ लेते हैं, मंडे क्लास रख लेंगे, ट्यूसडे ट्यूसडे की छुट्टी करेंगे। अब देख लो तुम्हारे यहाँ दीपावली किस दिन है?
हमारे यहाँ तो ट्यूसडे की है दीपावली शायद। तुम्हारे स्कूल समझ आ में छुट्टियां पड़ गई? हाँ ये सर सर कल बस एक पिकनिक में हम जा रहे हैं, उसके बाद से छुट्टी है। अच्छा, कल पिकनिक में जा रही है, फिर छुट्टी है, तो फिर देखते हैं। जब मंडे का, अगर हमारे यहाँ मंडे का दीपावली रहा तो मंडे को मैं मैसेज कर दूंगा, क्लासेस होंगे तो मैसेज कर दूंगा, ठीक है, और छुट्टी रखूंगा तो भी मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, एंजॉय करो एकदम बिल्कुल बढ़िया से, फुल एंजॉय, पढ़ाई तो होती ही रहेगी पूरा जीवन। चलो बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बाय।